Hi everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So, in this video, we are going to start with our second chapter of Indian economic development, that is Indian economy in between 1950 to 1990. तो फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट अपलोडेड है। सेकंड चैप्टर भी अच्छे से पूरा करेंगे, रीड करेंगे लाइन बाय लाइन और डिटेल में समझेंगे और एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चैप्टर था वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उसमें हमने बात करी कि इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी या किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, वो हमने पहले चैप्टर में समझा। ठीक है, फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ। अब हमें उसके 1950 से 1990 यानी कि 40 साल की बात करनी है कि क्या कंडीशन रही इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द 40 ईयर्स। ठीक है, अगेन इसमें भी हमें तीन सेक्टर्स पे ही बात करनी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो देखो यार, इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जो था बहुत ज़्यादा ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, स्टेगनेंट थी, कॉलोनियल पीरियड चल रहा था। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस वो था कि हम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या डिसाइड करें। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए इंडिया का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें देखने के लिए मिली। तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा वो डिसाइड करना था गवर्नमेंट को। इकोनॉमिक स्टेट सिस्टम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। एक इकोनॉमी की तीन ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है। तो उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा सिस्टम होना चाहिए एक देश का, वो सबसे पहले डिसाइड करना था। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, कि एक इकोनॉमी कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करे, क्या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या क्या हम कैपिटल गुड्स बनाएं, और अगर बनाने भी हैं तो कितने बनाने हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस पहला प्रॉब्लम। दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़ कर रहे हैं, लेबर को यूज़ कर रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। तो कौन सा टेक्निक यूज़ करके प्रोडक्शन करना है वो डिसाइड करना। और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें। क्या हम पुअर के लिए ज़्यादा करें या क्या हम रिच के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना है, ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। तो तीन प्रॉब्लम्स का आंसर चाहिए होता है, राइट। अब इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। इनको आपको बस मतलब बताना चाहिए, ज़्यादा डीपली कुछ नहीं जाना है इसमें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल, सभी रिसोर्सेज पे कंट्रोल, जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन सब में पूरा कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? इन विच means of production are owned, controlled and operated by private sector। ठीक है, अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें सारा ही कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए। प्राइवेट सेक्टर अगर काम कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं। मतलब कि दोनों सेक्टर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स मिलके काम करते हैं, मिलके प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सो अब इसमें क्या लिखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब डिसाइड करना था कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या रखना है, इकोनॉमिक किस सिस्टम में चले, तो कुछ लीडर्स ने बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, बट सोशलिस्ट अगर आप चले जाओगे तो मतलब आप सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करोगे, प्रॉफिट के लिए आप काम ही नहीं करोगे। कुछ लीडर्स का मानना था कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट उससे क्या होगा? लोगों के वेलफेयर को इग्नोर किया जाएगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम ही नहीं किया जाएगा। इसलिए एट द एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही फीचर्स आ जाएंगे। तो प्रॉफिट मेकिंग भी होता रहेगा और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होता रहेगा। ठीक है, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ओके, अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस
by the conscious decision of a determinate authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole। इकोनॉमिक प्लानिंग में काफी सारे भारी वर्ड्स लिखे हैं, बट इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें प्लान करना है अपने देश को कैसे चलाना है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे काम करना है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ थोड़ा सा देखने के लिए मिले, क्योंकि स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, तो हमें उसको ग्रो कैसे करना है उसके बारे में डिसीजंस लेना, उसके बारे में प्लान करना प्रॉपरली, उसी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है पीसी मेलनोबिस। ठीक है, तो पीसी मेलनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। बेसिकली आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया, जिसके थ्रू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को रोल असाइन किए गए कि इंडस्ट्रीज किस तरह से हम बेसिकली ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आईपीआर 1948 आया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा 1950 में। तो आपको ये ईयर याद रखना है कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा 1950 में, और उनके जो चेयरमैन थे वो थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वॉज द चेयरमैन। लेकिन अब करंट की अगर हम बात करें तो ये प्लानिंग कमीशन हटाकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ये आ चुका है। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। राइट, तो प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टैब्लिश हुआ। काम क्या था प्लानिंग कमीशन का? टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द कंट्री। लेकिन अभी अगर हम करेंटली बात करें तो प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ चुका है? नीति आयोग 2015 में आया था। तो ये ईयर भी आपको ध्यान रखना होगा। राइट। अच्छा, अब प्लानिंग जो होती है ना वो 5 5 साल के प्लान्स आते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर्स। जो 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे इंडिया में। 5 ईयर प्लान्स क्या है कि बेसिकली एक टाइम पीरियड है कि एक प्लान 5 साल का होगा। ठीक है, तो और उन प्लान्स 5 साल के जो प्लान्स हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्शंस भी 5 5 सालों बाद होते हैं, राइट, तो 5 ईयर प्लान के ना 4 गोल्स हैं कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो उसके गोल क्या क्या है, क्या क्या आपको अचीव करना है। तो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखेंगे। तो 5 ईयर प्लान्स, देखो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, और जो पहला 5 ईयर प्लान है इंडिया में वो आया था 1951 को। ठीक है, तो मतलब पहला 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन हुई 1951 से लेके 1956। ठीक है, 5 ईयर प्लान है तो 5 साल का एक प्लान। राइट, अब इनके गोल्स क्या क्या हैं तो इसमें आपको ध्यान रखने हैं कि टोटल 4 गोल्स हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में। पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, और फोर्थ इज इक्विटी। इनका एक बेसिक मतलब जान लेते हैं फिर पढ़ते हैं। देखो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, अगर हम बोलें कि हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो पता कैसे चलेगा? अगर हमारी कंट्री का रियल जीडीपी इंक्रीज हो, यानी कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन, आउटपुट, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। सो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ। ठीक, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें फॉर द प्रोडक्शन, जिससे आपका कॉस्ट भी कम आएगा, आपको क्वालिटी मिल पाएगी, कंपटीशन को आप बीट आउट कर पाओगे। तो मॉडर्नाइजेशन। ओके, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब कि हम किसी और पे रिलाय होने की जगह खुद ही प्रोडक्शन करें, खुद ही अपने ही देश में सामान बनाएं, प्रोडक्शन करें। ठीक है, इंपोर्ट्स कम करें, दूसरी कंट्री पे रिलाय होने की जगह हम खुद से प्रोडक्शन कर लें, सेल्फ रिलायंस। एंड इक्विटी का मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरह का ऑन द बेसिस ऑफ एनी लाइक रिलीजन, कास्ट, सेक्स, किसी के भी बेसिस पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे इक्विटी। ठीक है। अच्छा, अब देखो 4 गोल्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रोथ की अगर बात करें, सो इकोनॉमिक ग्रोथ में लिखा है ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री की कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन करने की, उसी को हम बोलेंगे ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे कैसे पता चल सकती है? कि अगर इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब कि कैपिटल इक्विपमेंट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है, तो यस द कंट्री इज ग्रोइंग। दूसरा, लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, अगर सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, सर्विसेज अगर इंप्रूव हो रही है तो कंट्री ग्रो कर रही है।
तीसरा, एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है कैपिटल की भी और सर्विसेज की भी। ठीक है। एक अच्छा इंडिकेटर क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो इसमें लिखा है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी अगर इंक्रीज होती है इकोनॉमी की तो हम बोलते हैं कि हाँ एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है। ओके। अब देखो इसमें क्या लिखा है, और आगे लिखा हुआ है कि इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी, while in some countries growth in service sector contributes more to जीडीपी। मतलब कुछ कंट्रीज में ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे, और कुछ कंट्रीज में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द जीडीपी। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अपना एक स्ट्रक्चर है। राइट। ये हम एक एक करके इसलिए पढ़ रहे हैं तो ताकि आपको पता रहे कि हमें आंसर में लिखना कैसे है। आप भी बुक से लाइन बाय लाइन रीडिंग करा करो। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ ग्रोथ क्या है, तो उसमें आपको पॉइंट्स तो बताना चाहिए ना, लिखना क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। ओके। तो ये हो गया। सेकंड जो गोल आता है वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या लिखा है, मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, इससे क्या होगा, इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है। फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड ones. ओके। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। अगर नया टूल होगा, नया मशीन होगा, तो उससे ज्यादा बेटर प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक। और दूसरा पॉइंट आता है मॉडर्नाइजेशन में, चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब कि टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव करनी ही है, साथ साथ लोगों की सोच में भी एक बदलाव आना चाहिए, जैसे कि जेंडर एम्पावरमेंट या प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू विमेन। ठीक है, तो सोशल आउटलुक, लोगों की एक सोच में भी चेंज आना चाहिए, उसको भी हम क्या बोलेंगे, मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, डन। इसके बाद तीसरा है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस में लिखा है कि सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल हेल्प की नीड को हमें कम कर देना है, मतलब हम अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, सेल्फ रिलायंस में हम दो पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। पहला, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। हमें सेल्फ रिलायंट क्यों बनना है, आत्मनिर्भर क्यों बनना है, ताकि फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाए। है ना, आज भी हम लोग बहुत सारी ऐसे गुड्स हैं, बहुत सारी चीजें जिनके लिए हम बाहर के देशों पे ही डिपेंडेंट हैं, तो वो डिपेंडेंसी को कम करना है। और दूसरा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अगर आप किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो ना, तो वो कंट्री भी कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकती है। तो हमें इंटरफेरेंस को भी कम करना है, हमें डिपेंडेंसी को भी कम करना है, और हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सेव करना है। अगर इंपोर्ट करेंगे, बाहर की कंट्री पर रिलाय होंगे, तो बहुत सारा एक्सचेंज हमारे पास से बाहर जाएगा, तो उसको भी सेव करना एक ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ रिलायंस का। ठीक है, डन। अच्छा, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इक्विटी। इक्विटी में क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। कि कोई भी अगर बेनिफिट मिल रहा है किसी भी एक्टिविटी से, तो वो बेनिफिट सभी लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच पीपल या एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है और बाकी सारी इकोनॉमी डिप्राइव्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। तो इक्विटी से क्या हो, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और सोशल जस्टिस को हमें प्रमोट करना है। ओके। ठीक है, इक्विटी, सो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस, ये चार गोल्स हैं 5 ईयर प्लान्स के। ठीक है, डन। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पहला सेक्टर शुरू होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड में हमने पढ़ा पहले चैप्टर में कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, बाय इंट्रोड्यूसिंग जमींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन। हमारे पास कोई टूल्स, कोई मशीन्स थे नहीं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। तो अब इसमें क्या है, अगर हम देखें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज हु merely कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। ओके। और इसमें क्या लिखा है, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू बना हुआ है पेपर में पहले, कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था काफी लो जा रहा था इंडिया का, तो इंडिया फूड कहाँ से इंपोर्ट कराता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो इंडिया इंपोर्ट ऑफ फूड के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट था। ठीक है। फीचर्स क्या क्या थे या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में 40 सालों में, तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, टूल्स नहीं थे, सीड्स नहीं थे,
तो प्रोडक्टिविटी कम थी। दूसरा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पता है हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रेरियन है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है, तो एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है कि वहाँ पे हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। तीसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हम रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट थे अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर किसी साल बारिश नहीं आई, वेदर कंडीशंस बेकार रही, तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं हो पाती थी। वो एक प्रॉब्लम है। फोर्थ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कि जितने ही फार्मर्स थे वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रहे थे जितना वो खुद के लिए कंजम्पशन के लिए ही बेसिकली प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, मार्केट में सेलिंग के लिए वो सोचते ही नहीं थे कि वहां से भी कुछ इनकम हो पाए। वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन पे ही डिपेंडेंट थे। इसी को हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक। फिफ्थ है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एज सच कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। जमींदार्स और फार्मर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, है ना। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार्स, टीनेंट का मतलब फार्मर्स या फिर पीजेंट्स। तो लैंडलॉर्ड्स बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। ठीक। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है कि जो फार्मर्स थे उनके पास जो जमीनें थी वो भी काफी छोटी थी, ठीक है, स्मॉल थी, और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड भी थी। ठीक है, तो उसके वजह से वहां पे प्रोडक्शन करना इतना ईजी नहीं था, इतना आउटपुट जनरेट ही नहीं हो पाता था। ओके। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके। अब क्या क्या पॉलिसीज आई फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई या कौन कौन से मेजर्स हमने लिए। तो इसमें दो हैं। एक तो लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म में भी आपके पास दो सब पॉइंट्स आते हैं। लैंड रिफॉर्म का मतलब है चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स मतलब कि जमींदार जो जमीनें ले लेके बैठे हैं उनकी ओनरशिप में चेंज लाना है। जो लोग एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे फार्मर्स, पीजेंट्स, उनको लैंड प्रोवाइड करो। और किससे ले रहे हैं वो लैंड? जमींदार से। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लैंड रिफॉर्म। सो लैंड रिफॉर्म में लिखा है लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। अभी लैंड रिफॉर्म में दो पॉइंट्स हैं। पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब जितने भी जमींदार थे या जितने भी मिडल मैन थे उनको अबॉलिश करने का स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया। ठीक है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था एम बिहाइंड लैंड टू द टिलर। So ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvements and to increase output. ठीक है, tenants who do not have any incentive to make improvements on land since it is the owner of the land who benefit more from higher output. ठीक है, तो इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट ने इंटरमीडियरीज को अबॉलिश करा, जमीनें प्रोवाइड करी फार्मर्स को जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन्हें एक्चुअल में पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में अराउंड 200 लाख टीनेंट्स वर ब्रॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। और ओनरशिप राइट्स किससे मिले? टीनेंट्स को मिले, जिससे वो फर्दर आउटपुट इंक्रीज कर पाए। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है कि गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स तो लिए कि इंटरमीडियरीज को हटा दिया जाए, बट स्टिल जो इक्विटी का गोल था वो पूरी तरह से स्टैब्लिश या पूरी तरह से सर्व नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल्स का फायदा उठाया जमींदार ने। जैसे कि in some areas, the former zamindars continued to own large area of land by making use of some loopholes in the legislation. कोई भी लॉ बनता है उसे इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही वो भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में जमींदार ने क्या किया? लेजिस्लेशंस का फायदा उठाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम डिले कर करके उन्होंने फायदा उठाया। दूसरा, टीनेंट्स वर इविक्टेड एंड जमींदार क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। इसका मतलब क्या है कि टीनेंट्स को तो हटा दिया गया कुछ केसेस में। ठीक है, टीनेंट्स को भगा दिया गया, फार्मर्स को हटा दिया गया, और जमींदार ने ये क्लेम किया कि ये जमीनें हमारी ही हैं। ओके। और इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म। मतलब अगर कुछ केसेस में जो फार्मर्स हैं उन्हें जमीनें दे भी दी गई, तब भी ऐसा सच कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको बेसिकली फैक्टर्स चाहिए। वो तो वैसे भी नहीं थे फार्मर के पास, है ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। ओके। ठीक। और दूसरा तरीका जो गवर्नमेंट ने यूज करा लैंड रिफॉर्म्स में वो था लैंड सीलिंग। पहला तो हो गया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा लैंड सीलिंग।
लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट लगा दी। इट मीन्स फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल कितनी जमीन होल्ड कर सकता है उसकी एक लिमिट सेट कर दी। ठीक है, और उस लिमिट से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा लैंड होता था वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती थी, अपने पास ले लेती थी और प्रोवाइड करती थी टू द लैंडलेस कल्टीवेटर एंड स्मॉल फार्मर्स। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे? टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। कुछ ही लोगों के पास लैंड की ओनरशिप थी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन को कम करना था और इक्विटी को प्रमोट करना था इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। बट अगेन इसमें प्रॉब्लम आया। जमींदार चालाक तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन को डिले करा और उस टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा जमीनों को अपने ही रिलेटिव के नेम पे रजिस्टर करवा दिया, जिससे जमीन उन्हीं की फैमिली में ही रहे, है ना। तो ये एक दिक्कत आई इन लैंड सीलिंग। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है कि लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो लैंड रिफॉर्म का जो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सिर्फ दो स्टेट्स में देखने के लिए मिला। एक तो केरला, दूसरा वेस्ट बंगाल। रीजन क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कमिटेड थी, काम करने के लिए तैयार थी। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो दे डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स कॉन्टिन्यूड। ठीक है, तो बाकी स्टेट्स में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिला इन द लैंड रिफॉर्म बिकॉज गवर्नमेंट इतने प्रॉपरली काम कर ही नहीं रही थी। ओके, ठीक है जी। तो ये तो हो गया लैंड रिफॉर्म वाला पार्ट। दूसरा जो पॉलिसी यूज करा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है आप लोगों को पता होगा, आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान ड्यूरिंग 1960s। बेसिकली इसमें क्या था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, हम HYV सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो डिपेंडेंट था मॉनसून पे। ठीक है, और अगर मॉनसून नहीं होता था तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स और मिरेकल सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो अगर आप HYV सीड्स को यूज करके प्रोडक्शन करते हो तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, ज्यादा आउटपुट जनरेट होता है। ओके, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है तो इसमें लिखा है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू बेटर प्रोडक्टिविटी हो रही थी, इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉइंट, HYV सीड्स मेन रीजंस फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपके पास वही सेम चीजें ही लिखी हैं कि सो टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स इंडियन फार्मर्स नीड टू हैव रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अभी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में ये दो फेजेस में देखने के लिए मिला, दो फेजेस में था। पहला फेज, दूसरा फेज। पहला फेज जो था वो 19 मिड 60s से मिड 70s के बीच में था और दूसरा फेज जो था वो मिड 70s और मिड 80s के बीच में। ठीक है, तो पहले फेज में अगर हम देखें ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, द यूज ऑफ HYV सीड्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, सो पहले फेज में जो बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का देखने के लिए मिला वो कुछ तीन स्टेट्स में देखने के लिए मिला, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, और अगर हम सेकंड फेज की बात करें मिड 70s से मिड 80s में, तो HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो सेकंड फेज में ऑल ओवर इंडिया में ही ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं या फिर हम बोल सकते हैं मेरिट्स क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो पहला है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रही थी, तो उस केस में फार्मर्स अपना कंजम्पशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता था वो मार्केट में बेच भी सकते थे। ठीक है, सेल भी कर रहे थे, इसी को हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस, ठीक है, तो लिखा है इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन
रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी कंजम्पशन के बाद, सेल्फ कंजम्पशन के बाद फार्मर्स के पास कुछ कुछ प्रोड्यूस बच जाता था जिसको वो मार्केट में सेल कर सकते थे। इसी को हम क्या बोलेंगे? मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, अगर वो मार्केट में बेचेंगे तो वहां से इनकम जनरेट भी होगी, तो फायदा है फार्मर्स के लिए। ओके। नेक्स्ट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इतना ज्यादा अगर प्रोडक्शन होगा तो क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करता है, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता था, जिससे वो स्टॉक मेंटेन कर सके, जिसको वो शॉर्टेज के टाइम पे यूज कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आता है या कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन आती है तो उस केस में गवर्नमेंट बफर स्टॉक को ही यूज करती है। ठीक है। तीसरा है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम ग्रुप्स को बेनिफिट मिला कैसे? अगर देखो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में जो कॉस्ट है ना वो कम आएगी। कॉस्ट कम आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर पाते हो। प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, तो उससे क्या होगा, जो चीज पहले महंगी थी अब वो सस्ती हो जाएगी, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आएगी। तो जिन लोगों की इनकम कम है या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहा फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करवाना। ठीक है, तो वही चीज में लिखिए कि बेनिफिट मिला लो इनकम ग्रुप्स को भी। ओके। सो ये बेनिफिट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि डीमेरिट्स क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? बिल्कुल है। देखो पहला तो लिखा है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक में क्या लिखा है कि ये जो HIV क्रॉप्स होती हैं देवर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट। ठीक है। सो अगर स्मॉल फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पेस्ट अटैक के चक्कर में उनका ज्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये जो HIV सीड्स हैं ये पेस्ट अटैक इन पे हो सकता है। और दूसरा, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। इसमें क्या लिखा है कि ये जो HIV सीड्स होते हैं, ये जो इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और हर एक फार्मर नहीं अफोर्ड कर सकता, है ना। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे, वो अडॉप्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो पुअर सेक्शन था, जो पुअर फार्मर्स थे, वो बेचारे फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन से उनको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। इससे बस क्या हुआ, इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई, इनकम डिस्पैरिटीज देखने के लिए मिली। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बेसिकली सब्सिडीज ऑफर करना स्टार्ट करा। सब्सिडीज क्या है कि आप मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, राइट। तो अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, डिबेट ओवर सब्सिडीज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले देखो, जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट तो फेवर में थे और कुछ इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट में थे। तो अगर हम फेवर की बात करें तो गवर्नमेंट, इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कॉन्टिन्यूज टू बी अ मेजर रिस्की बिजनेस। हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक रिस्की बिजनेस है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वेदर पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट है, इनपुट्स पे डिपेंडेंट है, तो रिस्की बिजनेस है। और गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल सब्सिडीज देना कंटिन्यू रखना चाहिए, अदरवाइज फार्मिंग तो डाउन चला जाएगा। ठीक है। दूसरा है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो फार्मर्स बेचारे कैसे अफोर्ड करेंगे इनपुट्स, कैसे HIV सीड्स अडॉप्ट कर पाएंगे, है ना। तो बहुत से फार्मर्स जो है वो पुअर हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सब्सिडीज अफोर्ड करना। और तीसरा है, अगर हम सब्सिडीज एलिमिनेट कर देंगे तो एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, गैप क्रिएट हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। तो इसीलिए क्या है, इंडिया में जितने भी पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो फेवर में थे सब्सिडीज के, उन्होंने क्या चीज़ें बोली। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो फिर आएगा इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज। कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो सब्सिडीज के अगेंस्ट में थे। तो उसमें लिखा हुआ है बेनिफिट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स। मतलब अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती भी है फार्मर्स को तो उसका मेजर बेनिफिट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं। ऐसा कैसे? देखो सिंपल बात है कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे रही है फार्मर्स को तो ये बात जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं या जो सेलर्स हैं उन्हें ही पता चलेगी, और अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे तो उन इंडस्ट्रियलिस्ट से ही ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस केस में ज्यादा चार्ज करते थे फार्मर से, क्योंकि उन्हें पता था कि फार्मर को तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल ही रही है ना। तो अल्टीमेटली अगर फार्मर को सब्सिडी मिल भी रही थी, गवर्नमेंट से फायदा मिल भी रहा था,
बट एक मेजर प्रपोर्शन उस फायदे का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले जाते थे बाय चार्जिंग हायर प्राइजेस फ्रॉम दी फार्मर्स। ठीक है, तो जो मेजर बेनिफिट था वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को मिल रहा था। ठीक है, और दूसरा है फिस्कल बर्डन। फिस्कल बर्डन का मतलब क्या है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ऐसा था कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है फार्मर्स को, ये एक बेसिकली बर्डन क्रिएट कर रहा है फाइनेंस पे, है ना, कि गवर्नमेंट को अपना ये जो खर्चा है सब्सिडीज देने का, ये किसी अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाना चाहिए जहाँ से देश के लिए डेवलपमेंट हो पाए, है ना, क्योंकि अगर आप सब्सिडीज दे रहे हो तो आपका तो नुकसान ही है ना। तो कुछ इकोनॉमिस्ट के लिए एक फिस्कल बर्डन कंसिडर हुआ। ओके, सो कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट में है, कुछ पॉइंट्स फेवर में है, आपको दोनों यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एग्रीकल्चर में क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब एक तरह से कंक्लूजन क्या निकला पूरे ही एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 से लेकर 1990 तक। तो देखो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे हैं। पहला इसमें लिखा है द लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन एनहेंसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। ऑल्दो दोनों में ही अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इधर से आया, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी एकदम ही डाउन गई हुई थी। तब तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट था ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली, प्रोडक्शन इंक्रीज होती दिखी थी। ठीक है, दूसरा है बिटवीन 1950 टू 1990 देयर हैड बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना इन फूड प्रोडक्शन, और लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जितने भी इंटरमीडिएट्स थे या जितने भी जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था वो अबॉलिश हो गया। तो ओके, हम बात करें अगर जीडीपी की, सो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 टू 1990 contributed by agriculture declined significantly but not the population depending on it। मतलब कि ये 40 सालों में जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था ना वो कम होता चला गया। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा था इन द जीडीपी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पॉपुलेशन थी वो कम नहीं हुई थी। ठीक है, अराउंड 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन continued to be employed in agriculture even till 1990। ठीक है, तो जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल था वो कम नहीं हुआ था, कंट्रीब्यूशन कम हुआ था इनटू द जीडीपी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल अप्रेजल रीड कर लेना। ओके, तो ये एक सेक्शन हो गया, एक हमने पार्ट कर लिया अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। एक बारी रिकैप दे देती हूँ। हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज यूज करी। एक तो लैंड रिफॉर्म जिसमें आपने अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज पढ़ा। दूसरा लैंड सीलिंग जिसमें एक लिमिट लगाई कि कितना लैंड एक लैंड लॉर्ड होल्ड कर सकता है। ठीक है, और दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की जिसमें हमने बात करी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की। ओके, अब जो सीड्स थे वो महंगे भी थे, पेस्ट अटैक का डर था जिसकी वजह से गवर्नमेंट सब्सिडीज लेके आई, और सब्सिडीज में भी कुछ लोग अगेंस्ट में थे कुछ लोग फेवर में थे। ठीक है, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? देखो, अगर एक कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो इकोनॉमी ग्रो करती है ना। इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है देश में, जहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा, प्रोस्पैरिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद टाइम की, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, तो इसलिए ज़रूरत थी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस रेडी किया जाए इंडिया के लिए। ठीक, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रोल क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? पहला क्वेश्चन तो यही है। देखो, इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ठीक है, तो उसके बाद इकॉनमी बहुत ज़्यादा तो फ्लरिश कर नहीं रही थी। तो उस केस में ये बोला गया कि हमें गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल देना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को सबसे ज़्यादा रोल दो। तीन रीजंस हैं। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे टाटा एंड बिरला वर द ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो उस केस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इतने थे नहीं, थे भी तो वो बहुत कुछ ही थे, टाटा एंड बिरला। तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर के पास तो देखो पैसा था ही नहीं, तो गवर्नमेंट ही आकर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करे, उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक। दूसरा है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। सिंपल बात है, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप प्रॉफिट मोटिव को साइड में रखो और वेलफेयर के लिए काम कर दो, वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन कर लो, डेवलपमेंट कर लो। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दो, लोगों को एक्सप्लॉइट मत करो। बट प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता यार, है ना। तो इस केस में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं था। Indian market was not big enough to encourage private industrialists to undertake major projects, even if they had capital to do so. Due to limited size of the market, there was lower level of demand for the industrial goods. ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए एज सच कोई बेनिफिट, एज सच कोई इंसेंटिव था नहीं हमारी इंडियन मार्केट में। और तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि अगर हमें लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट को या पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया। पहला तो कि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल शॉर्टेज था। दूसरा, किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं था प्राइवेट सेक्टर के पास। और तीसरा, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। 1956, ठीक है। हमने जब चैप्टर शुरू करा था इकोनॉमिक प्लानिंग, मैंने आपको बताया, तब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 पढ़ा था। ठीक है, वो फर्स्ट पॉलिसी थी। सेकंड पॉलिसी आई 1956 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है क्या? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्टेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री। मतलब पूरा का पूरा पैकेज है जिसमें हम अलग अलग पॉलिसीज लेते हैं, अलग अलग मेजर्स लेते हैं, ताकि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाएं, इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप कर पाएं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जा सके। ठीक है। सो इंडस्ट्री पॉलिसी इज असेंशियल फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके। सो आफ्टर द IPR 1948, इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट अराइज हुई। सो 30 अप्रैल 1956 को सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट करी, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस बना। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस बना, क्योंकि देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 तक। ठीक है। और दूसरा प्लान 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है। सो जो IPR 1956 है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में अलाई कर रही है। ओके। अब इसमें है क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंडर हमने इंडस्ट्रीज को, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें 3 शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। 3 शेड्यूल कौन कौन से हैं? पहला शेड्यूल ए, दूसरा शेड्यूल बी, तीसरा शेड्यूल सी। ठीक है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या है? शेड्यूल ए में वो सभी इंडस्ट्रीज आएंगी विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट। तो वो इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी, वो इंडस्ट्रीज हमने डालनी शेड्यूल ए में, जिसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग। ये सभी क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड है ना। खुद सोचो, रेलवेज, रेलवे डिपार्टमेंट जो है, डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, ये सब किस में आते हैं? गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। आपने कभी सुना है कि रेलवेज, हम ट्रेन की बात करते हैं, तो कोई ट्रेन सपोज शाहरुख खान चला रहा हो, ठीक है, शाहरुख खान जी की कोई ट्रेन चलती हो इंडिया में, ऐसा नहीं है ना। रेलवे सब कुछ किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर आता है ना। सो रेलवेज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं वो डालनी शेड्यूल ए में, टोटल 17 इंडस्ट्रीज। ठीक है। दूसरा शेड्यूल बी की अगर हम बात करें, तो शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज प्लेस करी गई, 12 इंडस्ट्रीज विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। अगेन 12 इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या है, जो द स्टेट वुड टेक अप द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट एफर्ट ऑफ द स्टेट। मतलब शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज डाली गई जिनको सेटअप करने का काम तो
गवर्नमेंट का ही होगा। बट प्राइवेट सेक्टर साथ में थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसमें एल्यूमिनियम की, माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल, फर्टिलाइजर, इन सब की। तो 12 इंडस्ट्रीज जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड ही होंगी, बट प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है। ठीक है। और शेड्यूल सी में हमने डाली सारी की सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती हैं। ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर के लिए बची हुई सारी इंडस्ट्री शेड्यूल सी में आ गई। ओके। तो क्रक्स क्या निकला, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर का फुल कंट्रोल जिन पे है। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही बेसिकली उसमें आ जाएंगे। मेन रोल गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है। और शेड्यूल सी में रिमेनिंग जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो आएंगी शेड्यूल सी में। ठीक है। डन। अब देखो, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो होगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो लाइसेंस ही प्रोवाइड करती है। सॉरी, लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है। बट जितनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया था। ठीक है। सो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी दे वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस का सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये रहा। सो लाइसेंसिंग क्या है? एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। मतलब अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, ये हम 1950 से 1990 के बीच की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पीरियड में अगर कोई भी प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट प्लेयर है, जिसे या तो अपनी नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, या प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो उस केस में किसी भी पर्पस के लिए आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। लाइसेंस लेना मैंडेटरी था फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है। तो अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री या तो सेटअप करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, या डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उस केस में लाइसेंस वॉज मैंडेटरी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. तो अगर आप किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो वहाँ के लिए लाइसेंस लेना थोड़ा आसान था। ठीक है, जिससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो पाए। ठीक। और लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। ठीक है। तो सेटअप करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाइसेंस जरूरी था, मैंडेटरी था। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि सपोज पहले आपकी एक स्टेट में एक ही ब्रांच थी, अब आपकी अलग अलग ऑफिसेस बन गए, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, आपका एम्प्लॉय बेस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, अब आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर दिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसमें एक ईयर है, याद रखना है। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, जिसे हम कार्वे कमिटी भी बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज की डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में है ना। सो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट क्या आता है कि यार देखो, रूरल एरियाज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना चाहिए, है ना। लोग घरों में ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी तरह का प्रोडक्ट्स हो जो लोग खुद घर में ही बना रहे हैं, है ना। तो उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना है, इसी को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट है कि उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो प्रेजेंटली 1 करोड़ का है। ठीक है। 1950 में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में माना जाता था। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के? पहला तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर मोर लेबर इंटेंसिव, मतलब वो ज़्यादा लेबर यूज़ करती हैं, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं हर घर में। ठीक है। दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म्स। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए जिसके थ्रू हम जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उन्हें बड़ी बड़ी फर्म से प्रोटेक्ट कर पाएं, उनको कंपटीशन से हम बचा पाएं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती है।
ठीक है। सो द क्राइटेरियन फॉर रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। और दूसरा है वेरियस कंसेशंस। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कुछ कुछ कंसेशंस देती थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कम लगेगी, लोन अगर चाहिए तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे। तो ये आपको किस में याद रखना है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, ये भी हो गया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमने पढ़ लिया, एग्रीकल्चर पढ़ लिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने मेनली देखा, एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जिसमें 3 शेड्यूल्स थे, दूसरा हमने देखा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। अब लास्ट सेक्शन है चैप्टर का, दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में मतलब क्या है कि जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं इंडिया से या इंडिया के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अगेन, अभी फॉरेन ट्रेड सेक्टर को भी ब्रिटिशर्स ने तो खराब कर दिया था, है ना। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और इंडिया में अपने बनाए फिनिश प्रोडक्ट्स लेके आते थे। जितना भी इंडिया के पास सरप्लस था, एक्सपोर्ट सरप्लस था, वो सब भी ब्रिटिशर्स ने यूज कर लिया अपने लिए ही। तो फॉरेन ट्रेड सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमें अपने इंपोर्ट्स को तो कर देना है कम, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है। ठीक है। इंपोर्ट्स को कम करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। सो इन द फर्स्ट 7 प्लान्स में ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोल सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ही दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है। इसमें है क्या? इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट्स को रोककर हम वही चीज़ें खुद से अपनी डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस करें, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एंकरेजमेंट मिले, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो। ठीक है। हम सेल्फ रिलायंट बने, फॉरेन एक्सचेंज सेव हो पाए, और ज़्यादा हम बाहर के देशों पर रिलाय ना हो। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके। तो इसमें लिखा है, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है। बेसिक एम क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है। एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, दूसरा सेल्फ रिलायंस हम बन पाएंगे। ठीक। अब कैसे आप अचीव कर सकते हो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 तरीके यूज करे। एक तो होता है टैरिफ, दूसरा होता है कोटा। ठीक है। टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब है टैक्सेस लेवीड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। मतलब अगर इंडिया कुछ भी इंपोर्ट कराता है बाहर से तो उस पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है। अब इससे क्या होगा? अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा इंपोर्टेड गुड्स पे तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, है ना। चीज़ें महंगी हो गई हैं तो थोड़ा आप इंपोर्ट कम करोगे, डिस्करेज करोगे। सो बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वॉज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। और दूसरा है कोटास। कोटास का मतलब होता है ये एक नॉन टेरिफ बैरियर है, यानी कि नॉन टैक्स बैरियर है, जो कि क्वांटिटी पे लगाया जाता है ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई गवर्नमेंट ने कि आप कितना, कितने क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी देश से, वो लिमिट लगा दी गई, जिसे हम बोलते हैं कोटा। ठीक है। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अटेन करने के लिए टेरिफ का यूज हुआ, यानी कि टैक्सेस का। दूसरा, कोटाज लगाए गए। ओके। फिर इसके बाद आता है रीजंस फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पीछे रीजन क्या था? एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना, दूसरा कंपटीशन कम करना, फॉरेन एक्सचेंज सेव करना, सेल्फ रिलायंस अचीव करना, ये सब। अच्छा, आप देखो हमने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। देखो डीमेरिट्स क्या हैं, इसमें लिखा है द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन encourages प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली एंड प्रोहिबिट सेल टू अदर कंट्रीज। इट कैन कॉज लॉस ऑफ मनी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सिंपल बात है कि अगर आप किसी देश से इंपोर्ट नहीं करा रहे, ठीक है, अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट ही नहीं करा रहे, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंट्री हमारे देश से एक्सपोर्ट करना भी कम कर दे, है ना। ट्रेड तो तभी होता है ना कि आप किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो देश आपको कुछ चीजें इंपोर्ट करा रहा है। ठीक है। कि मान लो ये इंडिया है और ये यूएसए है।
अब मान लो इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट्स कम कर दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो ट्रेड, जो हमारे रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएं, है ना। अगर इंडिया यूएसए से कुछ नहीं खरीद रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए हमसे भी कुछ ना खरीदे। हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हमारे पास सरप्लस कम आएगा, हमारे पास इनकम जनरेशन हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि इससे ट्रेड रिलेशंस थोड़े से खराब होते हैं और हमारा जो मनी है उसमें लॉस हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, Sale, some domestically manufactured products can be more costly in the country, while at the same time they can be imported at cheaper rate from other countries. सिंपल बात है कि अगर जो चीज़ आपको बनी बनाई बाहर से इंपोर्ट कराने में अगर सस्ती पड़ रही है, चीपर है, और अगर आप वही चीज़ अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हो और ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो प्रॉब्लम है ना, कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एंकरेज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ आप खुद से बना रहे हो और उसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, और अगर आप बना बनाया इंपोर्ट करा लो, वो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तीसरा है, इकोनॉमी कैन बी लेस प्रोडक्टिव इफ इट ट्राइज टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग डोमेस्टिकली। अब इंडिया के पास ना तो इतनी रिसोर्सेज है, ना ही इतना लेबर है, ना ही इतनी स्किल्स है कि हम सभी चीज़ें खुद ही बना पाए, है ना। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे तो रिलाई करना पड़ता ही है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो ये बोल रहा है कि आप इंपोर्ट करो ही मत, इंपोर्ट ही कम कर दो। तो अगर आप खुद से ही सब कुछ प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है हमारी जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाए। ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। ओके, ये भी डन। अब लास्ट में आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या क्या हमने अचीव करा, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे, ये हमें यहाँ पे समझने हैं। पहला है प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी। सो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी में लिखा है द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है। आपको ये डेटा याद नहीं रखना, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो 40 साल थे इसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो इंक्रीज हुआ था। 6% का एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिला था इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। इंडियन इंडस्ट्री वॉज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डाइवर्सिफाई हुआ था, ठीक है, एक्सपैंड हुआ था, हम लार्जर वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। ओके। तीसरा, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटी टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करी हमने, डेवलपमेंट की बात करी, तो उससे बहुत सारे नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, नई नई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिली। तो वो भी एक पॉइंट है। फोर्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया गया थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक। इसके बाद लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाए, मॉनिटर कर पाए। लेकिन यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम अराइज हुई। एक तो मिसयूज, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने लाइसेंस का मिसयूज करा। ठीक है। लाइसेंस का मिसयूज करा, जितना वो लेजिस्लेशन का टाइम था उसको डिले जो था उसका लूप होल उठाया, उसका फायदा उठाया। ठीक है। उन लूप होल्स का फायदा उठाया। सेकेंड है टाइम कंज्यूमिंग। द cumbersome एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर obtaining लाइसेंस वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो लाइसेंस बेसिकली अडॉप्ट करना, ऑब्टेन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, क्योंकि गवर्नमेंट काम अगर कर रही है तो थोड़ा धीरे तो करती है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो इसमें भी दो दो मेजर प्रॉब्लम रही। इसके बाद पब्लिक सेक्टर, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर को दिया, गवर्नमेंट को दिया। तो मेजर जो पावर थी, जो मेजर ऑटोनॉमी थी, वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। तो उससे क्या हुआ, द पब्लिक सेक्टर कॉन्टिन्यू टू मोनोपोलाइज इन सर्टेन नॉन असेंशियल एरियाज विच कुड बी वेल हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सिंपल बात है, अगर मेजर पावर गवर्नमेंट को दे दी जाए, जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर अच्छे से हैंडल कर सकता है अगर वो भी हम गवर्नमेंट को ही दे दें, तो उस केस में गवर्नमेंट की मोनोपॉली क्रिएट हो जाती है ना। आप खुद देखो यार, गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का काम करने का तरीका कितना अलग है। जो चीज़ आप प्राइवेट बैंक में बहुत जल्दी करा सकते हो, वो गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत टाइम टेकिंग लगता है ना, बहुत टाइम उसमें लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस केस में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दे दी। तो उस केस में गवर्नमेंट ने मोनोपॉली क्रिएट कर ली और हमें एफिशिएंसी कम देखने के लिए मिली। ठीक है। एज अ रिजल्ट, प्रीशियस फंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर चैनलाइज्ड इनटू एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर कुड इजीली एंगेज। मतलब जो काम प्राइवेट सेक्टर बहुत इजीली कर सकता था, वहां पे गवर्नमेंट का जो फंड्स था वो एक तरह से वेस्ट हो रहा था।
ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो थे वो लॉसेस में जा रहे थे, बट स्टिल दे वर फंक्शनिंग, दे कॉन्टिन्यू टू फंक्शन बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन क्लोजिंग अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर फर्म्स लॉस मेकिंग थी, बट स्टिल दे वर फंक्शनिंग, क्योंकि किसी भी लॉस मेकिंग फर्म को बंद करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन सच नॉन एसेंशियल एरियाज was criticized by many scholars। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू देम द पब्लिक सेक्टर रोल शुड बी लिमिटेड टू स्ट्रैटेजिक एरियाज जैसे कि नेशनल डिफेंस, और प्राइवेट सेक्टर को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अदर नॉन एसेंशियल एरियाज की। ठीक है। तो इससे ये एक कंक्लूजन निकला कि जितने भी नॉन एसेंशियल एरियाज हैं वो आप दे दो प्राइवेट सेक्टर को, और जिस जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये हम गवर्नमेंट के हाथ में रखें। तो मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमें प्राइवेट सेक्टर को भी पावर देनी चाहिए। ठीक है। और इसी चीज पे हमने बात करी है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, उसमें बात करेंगे। सो कंक्लूजन निकल के आया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना, अबॉलिशन हुआ जमींदारी सिस्टम का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सी इंडस्ट्रीज हमें देखने के लिए मिली, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ठीक है। और कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि ये लॉस में जा रहे थे। ओके। और ट्रेड सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमारी जो पॉलिसीज थी वो इनवर्ड ओरिएंटेड थी, यानी कि हम इंपोर्ट्स को कम करने के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन वी फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। हम इंपोर्ट को कम करने के बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। ठीक है। सो इन्हीं रीजंस की वजह से नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, जिसमें हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही रोल देंगे। ठीक है। अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के बारे में सोचेंगे ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ पाए। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज डन। हम लोगों ने पूरा चैप्टर करा अच्छे से, लाइन बाय लाइन। एग्रीकल्चर सेक्टर भी देख लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देख लिया, फॉरेन सेक्टर भी देख लिया। ठीक है। सो दिस इज इट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई एम होपिंग। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, एलपीजी पॉलिसी। ओके। सो थैंक यू सो मच।